चंदनपुर गांव में सूरज डूब चुका था। गांव के लोग डर के मारे थर थर कांप रहे थे और गांव के सरपंच रामू काका गलियों में घूम घूम कर एक ही बात दोहरा रहे थे, अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो वरना वो आ जाएगा। काका की बात सुनते ही लोग डर के मारे अपने अपने घरों के दरवाजे तुरंत बंद कर लेते, क्योंकि गांव में सूरज ढलते ही एक अजीब सी सन्नाटा छा जाता था और उसी सन्नाटे में घूमती थी एक यति की आत्मा। वह पूरे गांव की गलियों में चक्कर लगाती रहती थी और अगर किसी से भी आमना सामना हो जाता तो वह बस एक ही सवाल पूछती थी, क्या तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है? अगर कोई हाँ बोल देता तो वह उसे छोड़ देती, लेकिन अगर कोई नहीं कहता तो वह कुछ मंत्र पढ़कर उसे बर्फ के पुतले में बदल देती थी। इसी गांव से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी में राइस्टार नाम का एक लड़का अपने बेटे चिंटू के साथ रहता था। राइस्टार बेहद गरीब था और दिन भर सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। लेकिन एक दिन शाम के समय राइस्टार सड़क के किनारे रोज की तरह भीख मांग रहा होता है। तभी उसका बेटा चिंटू हांफते हुए उसके पास आता है और रोते हुए कहता है, पिताजी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमें दूसरे गांव माँ से मिलने जाना होगा। राइस्टार का कुछ ही दिन पहले अपनी गरीबी के कारण अपनी पत्नी पायल से अलग हो चुका था। पायल उसे छोड़कर दूसरे गांव रामपुरी में अपनी माँ के पास चली गई थी। पर आज इतने दिनों बाद पायल के बारे में सुनते ही राइस्टार का दिल पिघल गया। उसने तुरंत अपनी बाइक निकाली और चिंटू को साथ बैठाकर रामपुरी के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह चंदनपुर पहुंचा, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने बाइक किनारे लगाई और चिंटू को लेकर पैदल ही आगे बढ़ने लगा और पैदल चलते चलते वह देखता है कि गांव में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग डर के मारे अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे हैं। राइस्टार यह सब देखकर कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आता है और उन्हें रोककर कहता है, लगता है तुम दोनों इस गांव में नए हो। राइस्टार बोलता है, हाँ काका, हमें दूसरे गांव रामपुरी जाना है, पर हमारी गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गई है। तभी काका बोलते हैं, बेटा, तुम दोनों इस गांव में अब फंस चुके हो। ये गांव एक श्रापित गांव है, तुम आगे नहीं जा सकते। यह सुनते ही चिंटू फूट फूट कर रोने लगता है और बोलता है, दादाजी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कृपया करके मुझे आगे जाने दो, वरना मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगा। राइस्टार उसे समझाता है, पर चिंटू किसी की नहीं सुनता और पैदल ही वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर चलते चलते रात भी गहरा जाती है, पर चिंटू डरता नहीं और चुपचाप रास्ते पर चलता रहता है। दूसरी ओर वह आदमी राइस्टार से बोलता है, जल्दी मेरे साथ घर के अंदर चलो, वरना वह आ जाएगा। राइस्टार बिना कोई सवाल किए उसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वह आदमी दरवाजा बंद करता है और राइस्टार से कहता है, अच्छा किया कि तुमने मेरी बात मान ली। तभी राइस्टार पूछता है, कौन है वह और क्या है यह श्राप? तभी काका बोलते हैं, हमारे गाँव में हर शाम सूरज ढलते ही एक श्रापित यति की आत्मा घूमती है और जिससे भी उसका सामना होता है वह उससे कुछ सवाल पूछती है और किसी ने भी अगर उसके सवालों का जवाब नहीं दिया तो वह उसे बर्फ की एक मूर्ति में बदल देती है। यह सब सुनकर राइस्टार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दूसरी ओर चिंटू भी गांव की सीमा तक पहुंच चुका होता है। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, क्या तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है? यह सुनते ही चिंटू के पसीने छूट जाते हैं कि तभी उसके सामने प्रकट होती है वही यति की आत्मा। वह धीरे धीरे उसके पास आती है और उससे सवाल पूछती है, क्या तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है? चिंटू डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पाता। यति को लगता है कि वह उसकी बातों का अपमान कर रहा है। वह उसे भी कुछ मंत्र पढ़कर बर्फ की मूर्ति में बदल देता है और फिर एक ऐसा जोरदार वार करता है कि चिंटू की चीख पूरे गांव में गूंज उठती है। चीख इतनी भयानक होती है कि राइस्टार की नींद भी टूट जाती है। वह तुरंत अपने बिस्तर से उठता है और खिड़की के पास खड़े होकर मन ही मन सोचने लगता है, आखिर क्या पूछता होगा वह यति, और मेरा चिंटू, क्या वह अपनी माँ तक पहुँच भी पाया होगा? और फिर अगली सुबह जब राइस्टार रामपुर जाने के लिए गांव की गलियों से निकल रहा था तो उसने देखा कि सामने लोग एक जगह भीड़ लगाए खड़े हैं। वह दौड़कर भीड़ के पास पहुंचा और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उसका बेटा चिंटू 2 टुकड़ों में बंटा निर्जीव पड़ा था। यह दृश्य देखते ही राइस्टार भीतर से पूरी तरह टूट गया। आंखों में आंसू लिए वह बुदबुदाया, बेटा, मैंने तुझे मना किया था पर तूने एक न मानी। और फिर राइस्टार दुखी होकर सीधा गांव के सरपंच हरिलाल के पास पहुंचा और रोते हुए पूछने लगा, काका, आखिर वह श्रापित यति क्या पूछता होगा और क्यों लोगों को वह बर्फ में बदल देता है? हरिलाल कांपते हुए बोले, बेटा, यति कौन है, क्यों सबको बर्फ बनाता है? आज तक इसका राज कोई नहीं जान पाया। राइस्टार तुरंत बोला, तो क्यों न हम किसी तांत्रिक को बुलाएं जो इस रहस्य का हल निकाल सके। और फिर अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा होता है और एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक के आते ही राइस्टार रोते हुए सारी घटना बताने लगा, महाराज, मेरा बेटा चिंटू मारा गया, अब आप कुछ कीजिए, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तांत्रिक तुरंत गहरे ध्यान में चला जाता है। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कांपती आवाज में बोलता
है, जो यह है अत्यंत भयानक है और ये मेरे बस से बाहर है। और इतना कहकर वह तांत्रिक उसी क्षण गांव छोड़कर भाग जाता है। तांत्रिक के जाते ही रायस्टार के मन में अनेक सवाल जन्म लेने लगते हैं। आखिर वह यति क्या सवाल पूछता होगा और तांत्रिक ने ऐसा क्या देखा कि वह डर के मारे गांव छोड़कर भाग गया। और फिर अगले दिन अमावस्या की रात होती है। पूरा गांव गहरी नींद में सोया होता है, पर रायस्टार बिना डरे गांव के बीचों बीच खड़ा उस यति का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, वह यति प्रकट हो जाता है और धीरे धीरे रायस्टार के पास आता है। वह रायस्टार से सवाल पूछने ही वाला था कि तभी रायस्टार चिल्ला पड़ता है, आखिर क्या बिगाड़ रखा है इन गांव वालों ने तुम्हारा, जो तुम उन्हें एक एक करके मार रहे हो। तभी वह यति बोलता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। इतना कहकर वह रायस्टार को भी एक बर्फ की मूर्ति में बदल देता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह जब सरपंच हरिलाल रायस्टार की यह हालत देखते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं और तुरंत रायस्टार को गाड़ी में डालकर गांव के बाहर प्रसिद्ध तांत्रिक अटाची बाबा के पास ले जाते हैं। अटाची बाबा रायस्टार की हालत देखकर स्तब्ध रह जाते हैं और धीरे धीरे कांपती आवाज में वो बोलते हैं, ये किसी बहुत ही भयानक चीज से टकराया है, इसका इलाज नामुमकिन है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाबा तुरंत कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ देर तक मंत्रों की मशक्कत के बाद रायस्टार आखिरकार पहले जैसा हो जाता है। रायस्टार के पहले जैसा होते ही रायस्टार अपने साथ बीती सारी घटनाएं बाबा को बता देता है और फिर बोलता है, बाबा क्या इसका कोई उपाय नहीं होगा क्या? तभी बाबा गंभीर स्वर में बोलते हैं, हाँ इसका एक उपाय हो सकता है। बाबा तुरंत कुछ मंत्र पढ़ते हैं और एक जादुई ढोलक को प्रकट करते हैं और फिर कहते हैं, रायस्टार यह एक आवाहन ढोलक है, तुम्हें इस ढोलक को लेकर भादर मार्च की अमावस्या को श्मशान में बनी एक बंद पड़ी हवेली में जाना होगा। हवेली के अंदर जाते ही तुम्हें एक जर्जर से कपड़े की गुड़िया मिलेगी, तुम उसके चारों ओर एक आवाहन मंडल बनाना और इस ढोलक को बजाना, तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। रायस्टार बाबा का धन्यवाद करता है और गांव चला आता है। और फिर जैसे ही भादर मार्च की रात आती है, रायस्टार बिना देरी किए उस ढोलक को उठाता है और बाबा की बताई उसी हवेली पर पहुंच जाता है। हवेली के अंदर कुछ देर छानबीन करने पर उसे वही बाबा की बताई कपड़े की गुड़िया मिल जाती है। वह तुरंत उसके चारों ओर एक ओहान मंडल बनाता है और ढोलक बजाने लगता है। ढोलक की आवाज सुनते ही वह कपड़े की गुड़िया कांपने लगती है और धीरे धीरे देखते ही देखते वे एक मानवीय आकार की गुड़िया में बदल जाती है और उठकर बोलती है, मैं हूँ आत्माओं की रानी महान गुड़िया, बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है महाराज रायस्टार। तभी रायस्टार बोलता है, हमारे गांव में एक श्रापित यति की आत्मा घूमती है, जाओ और उसे खत्म कर दो। गुड़िया बोलती है, आपका हुक्म सर आंखों पर सरकार, और वहीं से गायब होकर सीधा गांव में आ जाती है और उस यति का इंतजार करने लगती है। और जैसे ही रात के 2 बजते हैं, वह यति प्रकट हो जाता है। यति के प्रकट होते ही वह गुड़िया कुछ जादुई मंत्र पढ़ने लगती है और देखते ही देखते उस यति को आग लग जाती है। यति गुस्से में चिल्लाने लगता है, बंद करो इसे, बंद करो, वरना मैं पूरे गांव को राख में बदल दूंगा। पर गुड़िया उसकी एक नहीं सुनती और मंत्र पढ़ती रहती है। यति दर्द के मारे कराहने लगता है और उसका शरीर धड़कने लगता है। वह गुस्से में आकर गुड़िया पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, पर गुड़िया एक ही वार में उस यति को जान से मार डालती है। यति के मरते ही उसका शरीर कांपने लगता है और देखते ही देखते वह गुड़िया के शरीर में समा जाता है। गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अब शुरू होगा मौत का तांडव। रायस्टार अब तेरी उलटी गिनती शुरू। और उस दिन के बाद से चंदनपुर गांव एक बार फिर शांत हो चुका था। लोग हंसते खेलते अपनी जिंदगी में लौट आए थे और गांव को नया मुखिया भी मिल चुका था, रायस्टार। पर रायस्टार के भीतर का तूफान अभी भी कम नहीं हुआ था। वह हर रोज अपने बेटे की कब्र पर जाता, कुछ फूल चढ़ाता और फिर चुपचाप बैठकर आंसू बहाता। लेकिन एक रात यह सब कुछ बदल गया। उस रात रायस्टार अपने खेतों का काम खत्म करके जैसे ही गांव पहुंचता है तो देखता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची है। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं और वह गुड़िया एक एक करके लोगों को मोक्ष के घाट उतार रही है। रायस्टार यह सब देखकर कुछ समझ पाता, तभी गांव के बीचों बीच एक अजीब सा धुएं का गुब्बार उठता है और उसी गुब्बार से प्रकट होता है टुंग टुंग, गुड़िया का बड़ा भाई। वह चिल्लाते हुए बोलता है, किसने सताया मेरी बहन को, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर वह अपनी शक्तियों से एक ऐसा जोरदार वार करता है कि गांव के सारे लोग लकड़ियों के बंडल में बदल जाते हैं। रायस्टार यह सब देखकर डर जाता है और भागते हुए सीधे इटाची बाबा के पास पहुंचता है। वह रोते हुए कहता है, बाबा यह यति क्या कम था कि अब यह गुड़िया और टुंग टुंग भी आ गए। इटाची बाबा गंभीर स्वर में बोलते हैं, रायस्टार मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गुड़िया ने जैसे ही यति को खत्म किया, वैसे ही यति की आत्मा उसके शरीर में समा गई और उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। अब वह गुड़िया नहीं, वही यति है जो पूरे गांव में तबाही मचा रहा है। लेकिन उसका भाई टुंग टुंग यह नहीं जानता। तुम्हें उसे सब बताना होगा, वही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अगली सुबह रायस्टार
गांव पहुंचता है। वह देखता है कि चारों तरफ लकड़ियों के बंडल और मरे हुए लोग पड़े हैं और टुंग टुंग एक सफेद पेड़ में बदला गांव के बीचों बीच खड़ा है। राइस्टार उसके पास जाकर चिल्लाता है, सामने आओ टुंग टुंग, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तभी टुंग टुंग सामने प्रकट होता है और पूछता है, क्या बात है राइस्टार, और मेरी बहन कहाँ है? राइस्टार उसे सब कुछ बताता है, कैसे गुड़िया ने यति को हराया और कैसे यति ने गुड़िया के शरीर पर कब्जा कर लिया। इतना सुनते ही टुंग टुंग आग बबूला हो जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए राइस्टार? राइस्टार उसे अपनी सारी योजना समझाता है। टुंग टुंग तुरंत सब समझ जाता है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। रात होते ही राइस्टार टुंग टुंग से कहता है, हमें वहीं जाना होगा जहां मैंने पहली बार गुड़िया को बुलाया था। यति की आत्मा को मैं सिर्फ वहीं कैद कर सकता हूं। टुंग टुंग घबरा कर पूछता है, कहां जाना होगा राइस्टार? राइस्टार धीमे स्वर में कहता है, तुम अपनी बहन को उलझाए रखना, मैं हवेली के अंदर जा रहा हूं। यह कहकर वह तेजी से हवेली की ओर निकल जाता है। टुंग टुंग वहीं खड़ा होकर गुड़िया का इंतजार करने लगता है। रात के ठीक 2 बजे गुड़िया प्रकट होती है और उसे देखते ही टुंग टुंग जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है ताकि वह उसे रोके रख सके। उधर राइस्टार हवेली पहुंचकर एक जादुई आवाहन मंडल बनाता है। उसमें बर्फ की मूर्ति रखता है और इटाची बाबा का दिया डमरू बजाना शुरू कर देता है। डमरू की धुन के साथ हवेली कांपने लगती है, आसमान लाल हो जाता है और गुड़िया का शरीर धीरे धीरे श्रापित यति की आत्मा में बदलने लगता है। यति की आत्मा सामने आते ही राइस्टार एक ही प्रहार में उसे समाप्त कर देता है। इधर टुंग टुंग अभी भी मंत्र पढ़ रहा था। तभी राइस्टार उसके पास पहुंचकर फिर से डमरू बजाता है। डमरू की आवाज सुनते ही गुड़िया अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है और उसके शरीर से यति की सारी बची खुची शक्तियां बाहर निकल जाती हैं। कुछ ही पल में वह पहले जैसी बन जाती है और फिर उसके बाद गुड़िया और टोंग टोंग राइस्टार को हमेशा के लिए अलविदा कहकर अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं।